नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज अगर कमोडिटी मार्केट में नॉन एग्री मार्केट को देखें तो गोल्ड और सिल्वर कल की जोरदार तेजी के बाद आज यहां पर मुनाफा वसूली थोड़ी दिख रही है। थोड़ी नरमी है या कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं। 97,800 के आसपास अगस्त का वायदा गोल्ड का ट्रेड कर रहा है। हल्की गिरावट है। चांदी 1,375 रुपए पर है। आधे % से ज्यादा की गिरावट आज जरूर दिख रही है, लेकिन ओवरऑल अभी भी 1 लाख के ऊपर चांदी बनी हुई है और दिन के निचले स्तर जहां से शुरुआत हुई है वहां से अच्छी रिकवरी चांदी में भी लौटी है। गिरावट अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब सिर्फ 600 रुपए की गिरावट थी। शुरुआती कारोबार में 1,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट थी। मेटल्स आज सारे कमजोर है। जिंक आधा % कमजोर है। एल्युमिनियम 0.5% कमजोर है। कॉपर में 0.5% की गिरावट है। लेड में करीब करीब आधे % की गिरावट है। तो सारे मेटल्स आज कमजोर है और क्रूड में स्थिरता दिख रही है कल की जोरदार तेजी के बाद। घरेलू बाजार में हल्की नरमी है, लेकिन विदेशी बाजारों में क्रूड में तेजी है। नेचुरल गैस कल की तेजी आज यहां पर कंटिन्यू हो रही है। 1.5% की तेजी नेचुरल गैस में है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ 2 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से और अजय केरिया हैं, केरिया कमोडिटी के MD और रिसर्च हेड हैं। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले शुरुआत चांदी से करते हैं। केरिया जी, 1 लाख के ऊपर चांदी पहुंच चुकी है फिर से। अब आगे क्या लग रहा है आपको यहां से? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार देखिए, सर। लाख का नंबर देखते ही काफी अच्छा लगता है कि चांदी वापस लाख के ऊपर है और जैसे हम उम्मीद करें कि साल के अंत तक 1,30,000 भी दिखा देगा। बट जिस कारण से आ रहा है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कॉशियस है, बिकॉज एज ऑफ नाउ आप अगर देखेंगे तो जिस ढंग से कल जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा, तो जनरली हम देखते हैं जब भी ऐसे जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो सोने में ज्यादा तेजी आती है। बट अनसर्टेनिटी कंटिन्यू बनी हुई है। हालांकि लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी तेजी का है, बट मुझे लगता है कि वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। टाइमिंग कल की बड़ी तेजी होने के बाद, हम जनरली देखते हैं इतनी बड़ी तेजी होने के बाद एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, तो ऑलरेडी हम गिरावट देख रहे हैं। तो आई थिंक चढ़कर बाय मत कीजिए, थोड़ा पुलबैक वापस मिलेगा। वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, क्योंकि फेड के जो स्टेटमेंट भी आ रहे हैं वहां पे कोई एग्रेसिव कट 2025 में नहीं दिखाई दे रहे। तो ये कारणवश मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन मार्केट में वापस मिलेगा। जो आज गिरावट दिख रही है वो बढ़ते हुए दिखाई देगी, चाहे सोना हो चाहे चांदी हो। अच्छा, एक है गोल्ड सिल्वर रेशियो जो 98 के करीब ट्रेड कर रहा है और इसमें बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। अगर ये गिरावट आती है तो डेफिनेटली सोने के मुकाबले चांदी लॉन्ग टर्म के लिए भी और मीडियम टर्म के लिए भी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। बट आज प्योरली इंट्राडे की अगर बात करूं तो कल के जो हाई के बाद आज मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगा, जहां पे सोना 96,800 से 97,000 तक का लेवल मिल सकता है और चांदी में भी हम 99,200 तक के लेवल वापस देख सकते हैं। सर, लेकिन अगर इस लेवल के आसपास जो आप दे रहे हैं यहां पर खरीदना चाहिए क्या? 99,200 का जो टारगेट आप दे रहे हैं केरिया जी, अगर ये भाव यहां पर अगर दिखे तो खरीदे और गोल्ड भी खरीदना चाहिए इस गिरावट के बाद? फ्रैंकली ज्यादा करके मैं हमेशा बाइंग के लिए फेवर में ही रहता हूं, बट जिस ढंग से जो अभी इवेंट्स हो रहे हैं वो एक के बाद एक मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कल का जो रशिया यूक्रेन है वो ज्यादा एस्केलेट होता हुआ दिखाई दिया, या फिर टैरिफ की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड ने जिस ढंग से रोक लगाई है डोनाल्ड ट्रंप पे या क्वेश्चन मार्क रखा है, ये सारी चीजें अब मुझे लगता है कि गोल्ड को अपसाइड कैप रखेगा। तो आई थिंक 99,000 पे भी मैं बाइंग नहीं, हाँ एक बार 94 95 का लेवल मिलता है तो फिर से देखा जाए बाइंग करने के लिए। बट एज ऑफ नाउ लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग नहीं। इंट्राडे एक अलग चीज होती है विष्णु मोहन जी कि हमने बाई किया, स्टॉप लॉस लगाया, 500,000 रुपया ऊपर नीचे में निकल गए। बट अगर थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए कोई लेना चाहता है तो मेरा मानना है थोड़ा वेट करना चाहिए। चलिए, आपसे बात हो गई गोल्ड सिल्वर की। अब भाविक से भी समझ लेते हैं। भाविक, आपको कैसा दिख रहा है? गोल्ड का चार्ट कैसा दिख रहा है? क्या सलाह देंगे? क्या ट्रेंड पॉजिटिव अभी भी दिख रहा है? क्या सेल कॉल बनाना सही है? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। देखिए, अगर फंडामेंटल्स और टेक्निकल देखें तो वो थोड़े दो डिफरेंस जा रहा है कि जहाँ पे फंडामेंटल अगर देखें तो अभी भी स्ट्रांग है, बट टेक्निकली ये दिखा रहा है कि गोल्ड वापस से ओवरबॉट हो चुका है। तो यहाँ से थोड़ी शायद कंसोलिडेशन हो सकती है। पहले भी हमने देखा कि जब जब भी गोल्ड में एक स्ट्रांग रैली आती है तो उससे दूसरे दिन अगर देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन या नफा वसूली आती है। बट ओवरऑल अभी भी फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। जैसे कि इंडिया जी ने भी बताया कि अपसाइड थोड़ा कैप हो सकता है, क्योंकि काफ़ी जो ये टैरिफ की अनसर्टनिटी है वो मार्केट ने थोड़े एक्सपेक्ट की है। बट ये वीकेंड पे जो रशिया और यूक्रेन का एस्केलेशन है वो कहीं से मार्केट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो आगे जाके भी लग रहा है कि शायद और ज़्यादा ही एस्केलेट हो सकता है।
जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अभी कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आ सकती है। आई थिंक इंट्राडे दोनों गोल्ड और सिल्वर में ऑप्शन के वाया, कॉल के वाया बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी अगर आज मॉर्निंग में भी देखें तो लो के बाद थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि कवर हो रहा है और मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि इवनिंग में भी शायद कवर हो सकता है। कल यूएस के जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो भी वीक आए हैं, तो आगे जाके एक्सपेक्टेड है कि यूएस की इकोनॉमी भी थोड़ी स्लो डाउन हो सकती है, जिसकी वजह से शायद फेड जो है वो थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं रेट कट के लिए। तो इंट्राडे मैं दोनों में बाय की रिकमेंडेशन करूंगा। गोल्ड मिनी 98,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो अगर थोड़ा डिप मिलता है इंट्राडे 1240 के करीब तो बाय कर सकते हैं 1500 के टारगेट के लिए, और 1000 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। और चांदी में भी मुझे लग रहा है कि 1 लाख का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं 1900 के करीब, 2500 के टारगेट के लिए, और 1650 का स्टॉप लॉस रहेगा। के जरिए आपकी सलाह है कि जिस तरह का मार्केट है ऐसे में आप ऑप्शंस के जरिए जाएं, कि खबरों की वजह से ये बाजार में इस तरह के उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो किसी भी साइड बाजार यहां से जा सकता है, तो ऑप्शंस के जरिए ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए रणनीति बनाना। हालांकि केरिया जी ने भी ऑप्शंस के लिए जो रणनीति दी है वो भी मैं आपको एक बार दोहरा देता हूं, ताकि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं ऑप्शंस में तो आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। उनकी सलाह है गोल्ड में 98,000 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की, 2100 के लेवल पे गोल्ड मिनी की, और टारगेट है 2600 का उस पुट का, और 1800 का एसएल है। और सिल्वर मिनी की 1 लाख की पी खरीदनी है, केरिया जी को लगता है 2000 के लेवल पे, और टारगेट है 2800 का। कच्चे तेल की बात करते हैं, यहां पर भी काफी खबरें हैं। एक तो सप्लाई की चिंता है कनाडा से वाइल्ड फायर की वजह से, दूसरी सप्लाई की चिंता है न्यूक्लियर डील पे बात बन नहीं पाई यूएस के साथ ईरान की, वहां से सप्लाई की चिंता है, और रूस यूक्रेन तनाव से रूस से सप्लाई को लेकर चिंता है, और आगे हो सकता है पाबंदी भी बढ़े। जिस तरह से अगर रिटेलिएटरी कुछ एक्शंस देखने को मिलते हैं रूस की तरफ से, तो डेफिनेटली इसके बाद कुछ और पाबंदियां भी आ सकती हैं। आप बताइए केडिया जी, क्रूड में कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या ट्रेड है, फ्यूचर्स में क्या है, ऑप्शंस में क्या मौके हैं सर? ठीक है, बिल्कुल आपने सारे पॉइंट्स लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ओपेक बैठक है। ओपेक बैठक कंटिन्यू उन्होंने किया है कि प्रोडक्शन हम जुलाई में भी कंटिन्यू रहेगा, उसकी वजह से अपसाइड कैप रहेगा। लेकिन रशिया यूक्रेन ये अनसर्टिनिटी वापस क्रिएट कर रहा है, यूएस ईरान ये भी कर रहा है। साथ में एक इंपॉर्टेंट है हरिकेन सीजन। इस बार अगर हम देखें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में इस बार हरिकेन सीजन काफी एक्टिव रहने की उम्मीद है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि अभी से ही मेंटेनेंस का वर्क किया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं प्राइजेस को टेम्परेरी सपोर्ट कर रहा है। बट दैट डजंट मीन के प्राइजेस 66 के ऊपर ब्रेंट में तेजी आ जाए। तो मुझे लगता है जो अब तक हमने पिछले 4-5 महीनों में देखा है कि प्राइजेस नीचे में 60 या 61 के नीचे भी नहीं टिक पा रहा है, और ऊपर में 65-66 के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। M6 की अगर बात करें तो 5000 से 5500 का जो रेंज है उसी रेंज में मार्केट मूव करेगा। हालांकि आज मार्केट मुझे लगता है कि बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, जहां पे 5340 में लेके चलिए, 5250 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 5460 का टारगेट रहेगा। ऑप्शन में रणनीति आपको 5300 की कॉल लेके चलना है 150 में, 80 का स्टॉप लॉस रखिए, 240 तक का टारगेट मिल जाएगा। तो 5300 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह केडिया जी की तरफ से आ रही है। आपकी सलाह क्या है भाविक जी? देखिए, क्रूड अगर हम देखें तो एक रेंज में जरूर से फंसा हुआ है, जहाँ पे 5450 के ऊपर जा नहीं रहा। अगर मई में देखें तो काफी सारे फैक्टर्स थे जो पॉजिटिव थे, बट वो ऊपर नहीं जा रहे थे। जैसे पहले हमने देखा कि इजराइल एक्सपेक्टेड है कि शायद ईरान पे अटैक कर सकता है, तो तेजी देखी थी। फिर वापस से हम जून में देखें तो यूएस और चाइना के ट्रेड डील हुए थे, तो उसकी वजह से हमने 5430 का वापस एक नया हाई देखा। कल हमने देखा कि रशिया यूक्रेन का जो एस्केलेशन आया तो उसकी वजह से नया हाई, बट वो हाई ऊपर 5450 5500 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। हालांकि पॉजिटिव फंडामेंटल्स आ रहे हैं, बट ओवरऑल आगे जाके थिंक ओपेक सप्लाई जो बढ़ने वाली है उसकी वजह से जरूर से कैप मुझे लग रहा है हो सकता है अपसाइड। तो इंट्राडे करंट मार्केट प्राइस से मुझे लग रहा है कि थोड़ा अगर डिप मिलता है अराउंड 5350 तो एक बार 5400 के टारगेट से बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5320 का। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि शायद आगे जाके भी थोड़ा रेंज में ही रहेगा कच्चा तेल। चलिए, नेचुरल गैस की चाल काफ़ी तेज़ नज़र आ रही। कल हमने देखा था एक ज़बरदस्त तेज़ी थी, और आज वो तेज़ी जारी है। आज भी 1.5% ऊपर है, 320 रुपए के करीब। केडिया जी, यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या रिस्क है यहाँ पे, और तेज़ी के साथ ही बने रहें क्या? बिल्कुल, नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि ये सीजन काफी तेजी वाला रहेगा। उसमें 3-4 कारण है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यूरोप की जो गैस स्टोरेज कैपेसिटी है पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। इस वक्त भी अगर हम देखें तो 45 से 48% के बीच में, जो 62-63 हुआ करता था पिछले साल।
सेकेंडली मेंटेनेंस के लिए नॉर्वे में भी हमने कुछ पाइपलाइंस का शटडाउन आते हुए देखा, और जैसे मैंने अभी बताया कच्चे तेल के लिए भी वही चीज लागू होती है। तो मेंटेनेंस वर्क की वजह से भी हम देख रहे हैं सप्लाई डिस्टर्ब है। सबसे बड़ा ट्रिगर जो कल लगा जिसकी वजह से 7% की तेजी यूएस गैस में देखी थी, वो था कि रशिया यूक्रेन, बिकॉज आज भी हम देख रहे हैं कि यूरोप को जो गैस सप्लाई होती है वो रशिया के थ्रू होती है। और अगर जैसे से ये टेंशन बढ़ेंगे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि कोई भी रिलीफ मिल जाए। उसी के चलते कल ये बड़ी तेजी हमने आती हुई दिखी। सीजन भी वैसा ही है कि रिफिलिंग का टाइम है। तो नेचुरल गैस में 314 पे लेके चलिए, 305 का स्टॉप लॉस रखिए, 328 का इमीडिएट टारगेट बोल सकते हैं कल तक के अंदर। बट अगर कोई 1.5-2 महीने का भी व्यू लेके चलता है तो मुझे लगता है 360 370 तक का भी लेवल मिल जाएगा। हालांकि वॉलिडिटी अच्छी है, इसका ऑप्शन के जरिए भी आप ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे 310 का कॉल लेना है 22 रुपए में, 16 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 32 का टारगेट रहेगा। आप बताइए भाविक, आपकी राय एनजी पर। यार देखिए एनजी में मुझे भी लग रहा है जैसे खेड़िया जी ने बताया यहाँ से तेजी हो सकती है। एक तो टेक्निकली हम देखें तो 296 पे डबल बॉटम हुआ है। आगे जाके यूएस का जो प्रोडक्शन है वो शायद कम हो सकता है क्योंकि उनकी जो वेल ड्रिलिंग्स है वो कम हो रही है। और जैसे खेड़िया जी ने बताया कि यूरोप का अगर हम देखें इन्वेंट्री तो यूजुअली यहाँ पे 62% होती है, अभी 45% के करीब है। तो आगे जाके भी आई थिंक यूरोप जो है वो एलएनजी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा यूएस से, जिसकी वजह से नेचुरल गैस की इन्वेंट्री यूएस में कम हो सकती है। तो मुझे लग रहा है आगे जाके आई थिंक 340 350 के लेवल्स भी आ सकते हैं। इंट्राडे ऑप्शन वाया ज़्यादा बेहतर रहेगा। 320 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 18 के करीब। 22 का इंट्राडे टारगेट रहेगा और 16 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये सलाह है एनजी को लेकर। एल्युमिनियम को लेकर एक रिपोर्ट ये है कि इस साल अब तक एल्युमिनियम की कीमतों में नरमी दिखी है। हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं, 4% के आसपास की गिरावट है। और एलएमई पर एल्युमिनियम फिलहाल $2475 के आसपास है। लेकिन 2025 का जो औसत कीमत है वो अभी भी 2024 के औसत कीमत से ज़्यादा है। भले ही इस साल थोड़ी नरमी ज़रूर दिखी है, लेकिन आगे कई सारे जो एनालिस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियां हैं, उनकी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से आगे तेजी कुछ आ सकती है। बीएमआई की रिपोर्ट के हिसाब से एल्युमिनियम का औसत भाव $2580 प्रति टन रह सकता है। और ऑस्ट्रेलिया की ऑफिस ऑफ चीफ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि औसत भाव $2600 प्रति टन का भी रह सकता है। हालांकि वर्ल्ड बैंक का 2025 में 10% और 2026 में 3% एल्युमिनियम कीमतों में गिरावट की आशंका है। लेकिन जेपी मॉर्गन ने Q2 2025 के लिए औसत कीमत $2200 प्रति टन की बताई है। यानी उनको लग रहा है यहां से गिरावट आ सकती है। आपको क्या लग रहा है केडिया जी, एल्युमिनियम को लेकर आपकी रिपोर्ट क्या है सर? देखिए एल्यूमिनियम में मुझे लगता है कि ऑलरेडी पूरे बेस मेटल में, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, जिंक में, एक तरह का जो ट्रेड टेंशन था उसकी वजह से गिरावट हो चुकी है। तो ज्यादा कोई गिरावट दिख नहीं रहा। ऑलरेडी हमने ये साल में देखा कि प्राइजेस $2350 तक का लेवल दिखाने के बाद 2500 के इर्द गिर्द ही मार्केट मूव कर रहा है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा फॉल नहीं। जैसे जैसे हम देखेंगे कि इकोनॉमी स्टेबल होती हुई जाएगी Q3 Q4 में, यहाँ पे हम सपोर्ट देखेंगे। हालांकि अभी एक जो कंसर्न है वो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ के ऊपर है कि यूरोप के अंदर हम 25% लगा देंगे। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक बार कंसर्निंग दिखा रहा है, जो एक बार सपोर्ट कर जाएगा। बट Q3 Q4 तक मुझे लगता है कि मार्केट कंजर्वेटिवली भी अगर हम देखें तो $2700-2800 के आसपास दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे रेट कट्स या फिर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की जो कोशिश रहेगी उसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, इनके कंजम्पशन बढ़ेंगे। तो टाइमिंग मेरा मानना है कि 2700 से 2800 तक का लेवल हम देख पाएंगे। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा प्राइजेस में गिरावट जरूर आती, बट 230 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक जब तक क्लोजिंग बेस पे 228 के नीचे नहीं जाता है, पॉसिबल है कि हम इमीडिएटली अगर बात करें तो 240 का रेजिस्टेंट रहेगा। बट अगले 2-3 महीने में 256 260 तक के लेवल भी देख पाएंगे। आपकी राय बेस मेटल्स पे ओवरऑल क्या है भाविक जी? और आज अगर किसी को ट्रेड करना हो तो आपकी टॉपिक क्या होगी? देखिए आई थिंक ओवरऑल अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि जो ट्रम्प ने अपील की है यूएस कोर्ट में और जिसका फैसला 9 जून को आने वाला है उस पर सबकी नजर रहेगी। देखिए मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगर देखें तो यूएस चाइना का दोनों का वीक है। तो दैट मीन्स कि आगे जाके अगर ये टैरिफ रहती है तो थोड़ा बहुत यहाँ से और करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट क्योंकि हमने कहा है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो 99 98 के नीचे भी आ चुका है, तो जहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और जिंक में हमने कल देखा था कि जो कैंसल वारंट थे वो थोड़े बड़े हैं, तो आई थिंक जिंक मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है इंट्राडे पर्पस के लिए। कि जहाँ पे 252 के करीब अगर आता है तो एक बार इंट्राडे टारगेट
255 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 250 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आई थिंक मेजर करेक्शन 250 के नीचे ही लग रहा है जिंक में। चलिए, तो ये राय है बेस मेटल्स को लेकर। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे शुगर उत्पादन को लेकर। 2024-25 के बाद 25-26 को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है, क्या अनुमान जारी हो रहे हैं, ये चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। अब बात कर लेते हैं शुगर सेक्टर की। हमारे साथ प्रकाश नाइक नावरे साहब हैं, एमडी है एनएफसी एसएफ के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और सर, शुगर के उत्पादन को लेकर अब ताज़ा रिपोर्ट क्या है? अब तो स्थिति काफ़ी क्लियर हो गई होगी। 2024-25 के सीजन में फाइनल नंबर क्या आ रहे हैं सर? 2024-25 का फाइनल नंबर हमारे रिसर्च टीम ने जो निकाला है वो 261.10 लाख तक। ओके। और ओवरऑल ग्रॉस की अगर बात करें तो कितना होगा और उसमें से डाइवर्जन कितना हुआ है सर? देखो, ग्रॉस की तो है 293.10 और उसमें से 32 लाख टन डाइवर्जन होगा सितंबर तक। ओके। तो कुल नेट शुगर जो मार्केट में आने के काबिल है वो 261.10 लाख टन। ओके सर, 2025-26 को लेकर काफी ज्यादा बम्पर उत्पादन का अनुमान जताया जा रहा है। आप लोगों ने भी कुछ अनुमान जारी किए हैं क्या 2025-26 में? क्यों आप लोग इतने ऑप्टिमिस्टिक है शुगर केन उत्पादन को लेकर, चीनी उत्पादन को लेकर सर? नहीं, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि 25-26 का बहुत ज्यादा बम्पर प्रोडक्शन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। जहां तक आज ग्राउंड रियलिटी है, हम ग्राउंड से टच हुए ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा ये अनुमान है कि करीबन पिछले साल से 20% ज्यादा होगा। 20% एडिशन गन्ने का उत्पादन और 20% शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा होने की गुंजाइश है। ये कोई बहुत बम्पर वाली बात नहीं है। ओके। और हाँ, उसमें जो शुगर प्रोडक्शन होने जा रहा है उसमें से इथेनॉल की तरफ कितना जाता है उस पर निर्भर है कि नेट शुगर अवेलेबिलिटी कितनी रहेगी मार्केट में। ओके। और हमें इसलिए ज्यादा भी लग रहा होगा, जो कुछ अनुमान लग रहा है, क्योंकि इस बार का प्रोडक्शन काफी कम था और पिछले साल के मुकाबले 17-18% कम है, इस वजह से भी ज्यादा लग रहा होगा। सर, अब एक सवाल एक्सपोर्ट को लेकर क्या अपडेट है सर? एक्सपोर्ट का जो कोटा मिला है उस कोटा को हम पूरा कर पाएंगे क्या? सबसे पहली बात ये कि ये एक्सपोर्ट का जो डिसीजन हुआ है वो अच्छा डिसीजन है, सही वक्त पे हुआ है। और क्योंकि ये जैसे डिसीजन अनाउंस हुआ, भले वो सिर्फ 10 लाख टन का भी हो, लेकिन उससे मार्केट सेंटिमेंट सुधर गए और हमारे एक्स मिल प्राइसेस काफी हद तक अच्छे सुधर गए। तो इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि ये अच्छा डिसीजन सही वक्त पे लिया। अब बात आती है कि उसमें से कितना होगा। हमारे अंदर से 5-5.5 लाख टन के ऑलरेडी फिजिकली निकल गया है बाहर, और 7-8 लाख टन के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। मतलब कुल मिला के 8-1 लाख टन एक्सपोर्ट हो सकता है सितंबर तक। 2 लाख टन नहीं हो पाएगा, ऐसा आज का अनुमान है। ओके सर, क्लोजिंग स्टॉक जब हम सीजन के आखिर में जाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा हमारे पास? इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक सितंबर में दिख रहा है हमको 48.65 लाख टन। वो 2 महीने के लिए पर्याप्त होगी सर? हाँ, होगी, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में दोनों मिला के अगर आपका रिलीज देखा जाए पिछले कितने सालों का, तो उसके लिए ये पर्याप्त है। और दूसरी एक अच्छी बात यह है कि इस बार सीजन जल्द शुरू हो जाने की चांसेस है, क्योंकि दशहरा और दिवाली दोनों अक्टूबर में आ रहा है। और महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में जो हाथ से कटाई होती है लेबर, वो लेबर अपने घर में दिवाली करके नहीं आएंगे, वो दिवाली के पहले ही अपने फील्ड में आ जाए। तो 1 अक्टूबर 15 अक्टूबर में अगर सीजन शुरू हुआ तो नई चीनी भी दिसंबर में बाजार में आ सकती है। और ये जो 48 लाख टन से ये पर्याप्त है अक्टूबर और नवंबर के लिए। ओके सर, आखिरी सवाल, आप लोगों की लगातार डिमांड रही है शुगर की मिनिमम सेलिंग प्राइस को बढ़ाने को लेकर, और साथ ही एफआरपी के साथ ही से इसकी भी बढ़ोतरी की हो नहीं पा रही है, और साथ ही एथेनॉल की कीमतों को लेकर भी आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। क्या इस फ्रंट पर क्यों नहीं सुना जा रहा है सर? नहीं, सुनाई जरूर हो रही है, सुना नहीं जा रहा है ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि हमारी ये डिमांड बहुत दिनों से हम करते आ रहे हैं। देखिए,
शुगर मिनिमम सेलिंग प्राइस शुगर का जब नोटिफिकेशन निकला था उसी में एक प्रावधान है इसका रिव्यू लिया जाए टाइम टू टाइम। और रिव्यू किसके साथ लिया जाए कि भाई गन्ने का दाम किस रफ्तार से बढ़ा है, उसके साथ साथ एमएसपी बढ़ती है या नहीं है, इसका रिव्यू लेना था। लेकिन एफआरपी में करीबन 26 to 30% राइज हुआ है 6 साल में। ओके। और एमएसपी अपने जगह पे बैठी है 31 पे। तो ये जो एनोमली है, मिसमैच है, इसको सुधार करना बहुत जरूरी है। जहां तक इथेनॉल की प्राइसेस है, शुगर से जो बनता है इथेनॉल, उसकी प्राइसेस पिछले 2 साल में बढ़ी नहीं है। क्योंककि बाकी ग्रेन के तो बढ़ते हैं, मेज के बढ़ते हैं, लेकिन इसकी नहीं बढ़ी, तो वो भी डिमांड हमारी पेंडिंग है। लेकिन हमने आशा छोड़ी नहीं है, हम लगातार वो डिसीजन लेने उसके लिए हम काफी फॉलो अप कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल। और जबकि 6 साल से अगर नहीं बढ़ रही है एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस चीनी की, और साथ ही 2 साल से आप खुद ही कह रहे हैं कि इथेनॉल के प्राइसेस भी रिवाइज नहीं किए गए हैं, तो डेफिनेटली डिले तो हो ही रहा है। शुक्रिया सर, आपने तमाम मुद्दों पे अपनी राय रख दी सर। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे प्रकाश नाइक नवरे साहब, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के एमडी थे, जिन्होंने अपनी राय रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मसालों की फटाफट से। केडिया जी, वक्त बहुत कम है। तीनों ही मसालों में कल तो काफी गिरावट थी, हल्दी और जीरा में खास करके, लेकिन आज हल्दी तेज है, लेकिन जीरा धनिया आज भी कमजोर है। क्या करें सर? है कि धीरे धीरे तेजी ही कंटिन्यू रहेगी। खास करके हल्दी की बात करें तो बैलेंस शीट काफी टाइट है, हालांकि वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है। फिर भी मुझे लगता है 13,700 गुड टू बाय, 13,350 का स्टॉप लॉस रखिए, 14,200 का लेवल इमीडिएट में। बट आने वाले दिनों में हम 14,515 का भी भाव देखेंगे। जीरे के अंदर एज ऑफ नाउ थोड़ी बहुत गिरावट है, बट ये 20,200 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है, तो 20,200 पे लेके चलेंगे। 19,900 का स्टॉप लॉस रखिए, 20,800 का टारगेट रहेगा। अंत में अगर धनिया की बात करें तो काफी कंसोलिडेशन चल रहा है 7,000 के करीब, तो 6950 गुड टू बाय, 6850 का स्टॉप लॉस रखिए, 7,100 का टारगेट रहेगा। ओके, शुक्रिया आपका केडिया जी, आपका भाविक पटेल साहब, आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया। चलिए मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन आपको बता दें एक अहम अपडेट। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपने आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। चलिए इसी नोट पर मुनाफे की मंडी को यहीं खत्म करेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।